नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय है व्यावसायिक क्रांति। व्यावसायिक क्रांति जो कि लगभग 14वीं शताब्दी या उसके और पहले ही प्रारंभ हो गया था और आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि इसने यूरोप का जो पूरा ढांचा था, यूरोप की जो आर्थिक दशा थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया। तो इस चर्चा के प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मैं अपील करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करते हैं उसको आप पूरा अच्छी तरह से सुनें, समझें और अपने कमेंट्स वगैरह भी आप दिया करें, जिससे कि जो भी और भी सुधार की गुंजाइश होगी तो वो की जाएगी। और साथ ही साथ मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। तो आइए फिलहाल चर्चा शुरू करते हैं। व्यावसायिक क्रांति बहुत गहराई से पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से भी जुड़ा हुआ। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो बौद्धिक तथा धार्मिक विकास या आप कह लीजिए परिवर्तन हुए, वो उस समय के आर्थिक परिवर्तनों से बहुत घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। वास्तव में यदि मध्यकालीन आर्थिक स्थिति में परिवर्तन न हुआ होता तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार जैसी उथल पुथल का होना बड़ा ही मुश्किल होता, बड़ा ही कठिन होता। व्यावसायिक क्रांति के अंतर्गत उन सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जिनके कारण मध्यकालीन गतिहीन एवं अलाभकारी अर्थव्यवस्था के स्थान पर 15वीं सदी तथा उसके बाद आगे की गतिशील और पूंजीवादी संस्थाओं का जन्म हुआ और व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। व्यावसायिक क्रांति का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी मित्रों। 1100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के बीच बहुत सारी घटनाएं हुई। जैसे क्रूसेड्स की बात करें हम, तो इस बीच में जो क्रूसेड्स हुए तो उनके समय से ही तमाम तत्व इस दिशा में कार्यरत थे। वास्तव में क्रूसेड्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की उत्तेजना पैदा की। क्रूसेड्स में जाने वाले लोग सिल्क, मसाले, चीनी और बहुमूल्य रत्न, सोना, चांदी इत्यादि जो है, इन तमाम वस्तुओं के संपर्क में आए और जब वे अपने देशों में लौटे, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल या जो भी यूरोप के देश थे, उन सब जगहों में जब वापस आए क्रूसेड्स में जाने वाले लोग जो थे, तो उन्होंने इन तमाम वस्तुओं की जानकारी अपने यहाँ के लोगों को दी। परिणामतः उन वस्तुओं की मांग यूरोप में बढ़ने लगी। इटली के नाविक तथा व्यापारी क्रूसेड्स के संबंध में और नवनिर्मित वस्तुओं को जेरूसलम पहुंचाने के संबंध में आगे आए और भूमध्य सागरीय व्यापार का मार्ग व्यापारियों के लिए खुल गया। पश्चिम तथा पूर्व के बीच संपर्क और व्यापार स्थापित हो गया और कुछ समय तक इटली के व्यापारिक नगर जैसे जेनेवा, वेनिस आदि पूर्वी व्यापार से सर्वाधिक लाभान्वित होते रहे। उधर उत्तर तथा बाल्टिक सागर व्यापारिक विस्तार के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए थे और लगभग 2 शताब्दी बाद तक करीब 100 नगरों का यह समूह, जो कि एशियाटिक लीग कहा जाता था, आपसी लाभों के लिए एकजुट हो रहा और उत्तरी जर्मनी, स्कैंडिनेविया, बाल्टिक देशों तथा रूस के व्यवसाय पर छाया रहा। क्रूसेड्स ने विदेशी यात्रा तथा विदेशी व्यापार की भावना को उत्तेजित किया। वेनिस के एक छोटे से दल, जिसमें मार्को पोलो नामक एक यात्री शामिल था, कि स्थल मार्ग से चीन तक की यात्रा, जो कि 13वीं सदी के अंतिम भाग में संपन्न हुई थी, यह एक साहसिक अभियान था। मार्को पोलो की यात्रा के विवरण से पूर्वी देशों की धन संपन्नता और बड़े बड़े समुद्रों की साहसिक अभियान यात्रा को काफ़ी प्रेरणा मिली।
मित्रों, कुछ यंत्रों का आविष्कार हुआ, जैसे कि दिक्सूचक यंत्र, सेक्सटेंट, क्रोनोमीटर आदि का आविष्कार नाविकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और वे अब बहुत ही दूर दूर तक की जल यात्राएं कर सकते थे इनकी सहायता से। तो इस प्रकार की यात्राएं और भी आवश्यक हो गई जब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप का पूर्वी देशों से व्यापार संबंध टूट गया, किंतु यूरोपवासी पूर्व से लाए जाने वाले सामानों जैसे मसाले, हाथी दांत, बहुमूल्य रत्न आदि तमाम वस्तुओं के लिए अब भी लालायित थे। अतः यदि उन्हें पूर्व के साथ व्यापार संबंध बनाए रखना था तो नए व्यापारिक मार्गों की खोज आवश्यक हो गई थी। तो चूँकि अभी तक, अब जैसे मैंने एक वीडियो अलग से बना के डाला हुआ भौगोलिक खोजों पे, वो आप देख सकते हैं, तो आपको जो नए व्यापारिक मार्ग थे उनकी जानकारी हो जाएगी। तो चूँकि अभी तक पूर्वी देशों के साथ व्यापार से इटली के ही देश ज़्यादा लाभान्वित हो रहे थे और पूर्वी व्यापार पर वे करीब करीब अपना एकाधिकार जमाए हुए थे, अतः यूरोप के अन्य देश भी, खासतौर पे पुर्तगाल तथा स्पेन, ये पूर्व पहुंचने की कोशिश करने लगे, जिससे कि उस व्यापार से वो भी लाभान्वित हो सकें। पुर्तगाल भौगोलिक खोजों के क्षेत्र में अगुआ सिद्ध हुआ। अफ्रीकी तटों की खोज की पुर्तगालियों ने और 1497 ईस्वी में उनका सर्वाधिक सफल नाविक अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए समुद्र यात्रा पर गया और अगले वर्ष भारत में कालीकट पहुंचा, वास्को डी गामा। इसी बीच जेनेवावासी कोलंबस ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह पश्चिम की ओर यात्रा करके भी भारत पहुंच सकता है और उसे स्पेन से मदद मिली। और 1492 ईस्वी में वो अटलांटिक की भयावह यात्रा पर निकल पड़ा। यद्यपि वह पूर्व जाने का कोई नया रास्ता तो नहीं ढूंढ पाया, किंतु उसने एक ऐसा कार्य संपन्न कर दिया जो कहीं अधिक महत्व का सिद्ध हुआ। उसने एक नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। तो यद्यपि कोलंबस इस तथ्य से अनभिज्ञ होकर ही मरा कि उसने एक नई दुनिया की खोज कर डाली है, परंतु ये आगे चल कर के बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। किंतु इसी आधार पर स्पेन ने प्रायः संपूर्ण नई दुनिया पर अपना हक जमा लिया और एक बहुत बड़े भूभाग पर उसने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए, जिसमें आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण पश्चिमी भाग, फ्लोरिडा, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और ब्राज़ील को छोड़ करके पूरे दक्षिण अमेरिका के जो प्रदेश थे वो शामिल थे। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने भी स्पेन का अनुकरण किया। 1607 ईस्वी में 1607 में इंग्लैंड के प्रवासी अटलांटिक महासागर के तट पर बसने लगे। उधर फ्रांस ने पूर्वी कनाडा तथा मिसिसिपी घाटी के क्षेत्रों में अपना दावा प्रस्तुत किया। डचों ने भी उनका अनुकरण किया और 1623 ईस्वी में उन्होंने भी कुछ स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया, यद्यपि ये बहुत समय तक उन्हें अपने कब्जे में नहीं रख सके। तो इन भौगोलिक खोजों भारत तथा पूर्वी द्वीपों पर जाने के लिए जल मार्गों की खोज तथा अमेरिका में उपनिवेशों की स्थापना इत्यादि का व्यापार के ऊपर जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब व्यापार वाणिज्य व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा। नए प्रकार की चीज़ें, वो व्यापार की नए प्रकार की वस्तुएं सामने आई और कुछ ऐसी वस्तुएं थीं जो यूरोप के लिए नई तो थीं, किंतु उनका उत्पादन यूरोप में कम था। अब नए क्षेत्रों की खोज से इतनी मात्रा में नई नई वस्तुएं उपलब्ध होने लगीं कि वे विलासिता की वस्तुएं नहीं रह गईं, यानी कि अब आम बात हो गई। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आम लोगों को भी उपलब्ध होने लगी। उत्तरी अमेरिका से आलू, तंबाकू, मक्का, इसी तरह से पश्चिमी द्वीप समूह से शीरा तथा गन्ने की मदिरा, दक्षिणी अमेरिका से चॉकलेट, कुनैन तथा दक्षिण अफ्रीका से हाथी दांत आदि प्राप्त होने लगे। चीनी, कपास, चावल, चाय आदि पूर्व ज्ञात वस्तुओं की प्राप्ति बड़ी मात्रा में होने लगी। अब व्यापार के केंद्र इटली, जेनेवा, वेनिस और पीसा नहीं रह गए। अब
भूमध्य सागर का व्यापारिक महत्व कम हो गया। भूमध्य सागरीय नगरों की जगह अब अटलांटिक तटीय नगर जैसे कि लंदन, एम्स्टर्डम, लिस्बन इत्यादि व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में प्रमुख हो गया। खासतौर पर एंटवर्प 16वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया और 1585 ईस्वी में स्पेनी सैनिकों द्वारा आक्रांत होने तक यह प्रमुख बंदरगाह बना रहा। मित्रों, संभवतः समुद्र पार के प्रदेशों की खोज से जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वह यह था कि सोने चांदी जैसे बहुमूल्य पदार्थों की अत्यधिक उपलब्धि हुई। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तो यूरोप में प्रचलित स्वर्ण तथा रजत का भंडार बहुत अधिक नहीं था, किंतु 1600 ईस्वी तक इन बहुमूल्य पदार्थों की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उनका मूल्य 10 खरब डॉलर तक आंका जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदय के लिए कोई दूसरा कारण इतना जिम्मेदार नहीं था जितना कि सोने चांदी के भंडार में वृद्धि। अब लोगों के पास धन का ऐसा रूप हो गया जिसे भविष्य के लिए संचित किया जा सकता था और भविष्य में पूंजी निवेश के लिए इनका उपयोग किया जा सकता था और उससे लाभ कमाने का अवसर प्राप्त किया जा सकता था। तो पूंजीवाद की ये सब प्रमुख विशेषताएं हैं। अब सोना चांदी सामानों के क्रय विक्रय का माध्यम बन गई। सामानों के बराबर आदान प्रदान का मध्यकालीन आदर्श टूट गया और उसकी जगह अब लाभ के लिए व्यापार का सिद्धांत अपना लिया गया। व्यावसायिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं में पूंजीवाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। पूंजीवाद का उदय आप कह सकते हैं। यद्यपि पूंजीवाद के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के अलग से डाली हुई है, आप उसे देख सकते हैं। यद्यपि पूंजीवाद को 19वीं शताब्दी में ही प्रौढ़ता प्राप्त हुई, किंतु इसके सभी मुख्य अंग व्यावसायिक क्रांति के समय ही विकसित हुए। पूंजीवाद का तात्पर्य व्यवसाय को बड़े पैमाने पर संगठित करने से है, जिसमें कि कोई मालिक या मालिकों का दल जिसके पास कि इतना संचित धन हो कि वह कच्चा माल और औजार प्राप्त कर ले और श्रमिक भी रख ले और फिर इतना धन कमाए कि उसे लाभ मिलने लगे। तो इसकी प्रमुख विशेषताएं प्राइवेट एंटरप्राइज, बाजारों के लिए प्रतिस्पर्धा तथा लाभ के लिए व्यापार करना है। व्यावसायिक क्रांति की एक प्रमुख संस्था बैंकिंग थी। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पूंजीवाद के साथ साथ बैंकिंग व्यवस्था का भी विकास हुआ। तो व्यावसायिक क्रांति की एक प्रमुख संस्था बैंकिंग थी, जिसका कि विकास इसी समय हुआ। मध्यकाल में बैंकिंग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था, क्योंकि उस समय ब्याज लेना पाप समझा जाता था। काफ़ी समय से जो कुछ बैंकिंग प्रणाली थी वह मुसलमानों तथा यहूदियों के यहाँ प्रचलित थी। यूरोप में 16वीं शताब्दी में ही व्यवसाय हेतु रुपया उधार देने की प्रथा वास्तविक रूप में प्रारंभ हुई और इसका प्रारूप इटली में विकसित हुआ। फ्लोरेंस के बैंकिंग परिवारों में सबसे महत्वपूर्ण परिवार मेडिची परिवार था, जो कि 15वीं शताब्दी में बहुत धनी और प्रभावशाली हो गया। इटली से बैंकिंग प्रथा अन्य देशों में फैली। 15वीं सदी तक जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में बैंकिंग व्यवस्था फैल गई। तो इन निजी व्यावसायिक कोठियों के उदय के पश्चात पब्लिक बैंकों की स्थापना हुई, जो राष्ट्रीय राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी। उदाहरणार्थ 1656 ईस्वी में स्वीडन का बैंक और 1694 ईस्वी में इंग्लैंड के बैंक की स्थापना हुई। तो बैंकिंग की वृद्धि के बाद बड़े पैमाने पर लेन देन के बहुत से तरीके भी विकसित हुए। अब क्रेडिट सुविधा का विस्तार हुआ, जिससे कि व्यापारियों को बहुत आसानी हो गई। जैसे कोई व्यापारी एम्स्टर्डम में रहकर एम्स्टर्डम के बैंक द्वारा जारी किए गए विनिमय बिल द्वारा वेनिस के किसी व्यापारी से माल खरीद सकता था। तो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय क्लियरेंस की एक अच्छी प्रणाली चल पड़ी। क्रेडिट के विस्तार हेतु अन्य सुविधाओं में भी तथा स्थानीय कामकाज के लिए चेक द्वारा भुगतान की व्यवस्था प्रारंभ हो गई।
इसी तरह से बैंक नोटों को जारी किया गया। तो ये सब उल्लेखनीय बातें हैं। तो ये साधन जो है, ये सभी साधन जो है वो इटली के लोगों के द्वारा विकसित किए गए और धीरे धीरे उत्तरी यूरोप में इनको अपना लिया गया। तो व्यावसायिक क्रांति वाणिज्य और व्यापार तक ही नहीं सीमित थी, इसके अंतर्गत उत्पादन के तरीकों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। श्रेणियों द्वारा नियंत्रित उत्पादन प्रणाली अब उपयोगी नहीं रही। सूत काटने के चरखे, स्टोकिंग का फ्रेम, पीतल बनाने के नए तरीके आदि तमाम आविष्कारों से जो तकनीकी प्रगति हुई उससे जो है औद्योगिक विकास को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। खानों से धातु वगैरह को निकाल करके उनको प्रोसेसिंग करके धातुओं को अलग करना और फिर उनको गलाना, तो ये सब जो है काम काफ़ी तेज़ी से विकसित होने लगे और कारखानों में एक ऐसा संगठन उभरने लगा जिससे कि पूंजीपतियों द्वारा सभी साधन जुटाए जाते और मजदूरी पर श्रमिक कार्य करते थे। तो औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रथा घरेलू प्रणाली थी, जिसमें कि लोग, जैसे डोमेस्टिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि लोग किसी निश्चित पारिश्रमिक के बदले अपने घरों पर उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए किसी कार्य को करते थे। व्यावसायिक क्रांति के कारण व्यावसायिक संगठनों में भी बहुत परिवर्तन आया। अधिक उपयोगी व्यवसाय संघ की खोज के प्रयासों के प्रथम परिणाम थे रेगुलेटेड कंपनी। यह कंपनी व्यापारियों का एक संघ होती थी जो सामूहिक कारोबार हेतु बनाई जाती थी, यानी कि रेगुलेटेड कंपनियां अस्तित्व में आई जो कि सामूहिक कारोबार के लिए बनाई जाते थे। इस प्रकार के संगठन का एक अच्छा उदाहरण एक अंग्रेजी कंपनी थी जिसे मर्चेंट एडवेंचरर्स कहा जाता था और जो नीदरलैंड और जर्मनी के साथ व्यापार के उद्देश्य से बनाई गई थी। इसके बाद 17वीं शताब्दी में एक नए ढंग का संघ बनने लगा जो कि अधिक व्यापक और अधिक दृढ़ था, मजबूत था। यह जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जो कि तमाम धन लगाने वालों के अंशदान के ऊपर बनाई गई थी। आगे चल कर के चार्टर्ड कंपनी की स्थापना हुई जो एक प्रमुख व्यावसायिक संघ के रूप में उदित हुई। तो इसका तात्पर्य यह था कि ये कंपनियां सरकार से ये कंपनियां शासन पत्र प्राप्त कर लेती थीं जिसके अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लेती थी और वहाँ के निवासियों पर भी उनका काफ़ी अधिकार रहता था। तो इसी प्रकार के एक चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष पर काफ़ी समय तक शासन किया। अन्य प्रमुख चार्टर्ड कंपनियां थीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हडसन बे कंपनी, प्लाईमाउथ कंपनी, लंदन कंपनी इत्यादि। तो व्यावसायिक क्रांति की अन्य संस्थाओं में और भी कुछ बातों का जिक्र किया जा सकता था। जैसे अभी तक बहुत कम सिक्के थे जिनको कि स्थानीय सरकार के ऊपर मान्यता मिली हो। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि 1300 ईस्वी तक वेनिस का ड्यूकाट तथा फ्लोरेंस का फ्लोरित इटली में व्यापक रूप से और उत्तरी यूरोप के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार किया जाता था, किंतु किसी देश में एक समान मुद्रा नहीं थी, यानी कि अलग अलग ढेर सारी मुद्राएं प्रचलित थी। अब धीरे धीरे एक ऐसी मुद्रा प्रणाली विकसित होने लगी जो कि उस राज्य के सीमा के अंदर के सभी कामकाजों में प्रयुक्त होती थी, लेकिन इस सुधार के परिपूर्ण होने में काफ़ी समय लग गया। मित्रों, अब एक बात और आपको ध्यान में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है वाणिज्यवाद के ऊपर। तो व्यावसायिक क्रांति अपने अंतिम चरणों में वाणिज्यवाद नामक नए सिद्धांत से संबद्ध हो गई, जुड़ गई। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रीय समृद्धि तथा राज्य की शक्ति में वृद्धि के उद्देश्य से आर्थिक क्षेत्रों में सरकार के हस्तक्षेप की प्रथा से। आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप का उद्देश्य उत्पादन तथा व्यापार में वृद्धि करना था ताकि राजा के खजाने में अधिक धन आए। बड़े उद्योगपतियों ने भी इसमें सहयोग दिया क्योंकि स्पष्ट था कि राज्य द्वारा प्रोत्साहन से वे भी काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। 1600 तथा 1700 ईस्वी के बीच वाणिज्यवाद का प्रमुख समय था।
यद्यपि इसकी तमाम बातें 18वीं शताब्दी के अंत तक चलती रहीं। वाणिज्यवाद में एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि किसी राज्य की महानता उसके पास बहुमूल्य रत्नों का कितना भंडार है इससे होता था। अतः जिन देशों के पास सोने चांदी इत्यादि का भंडार कम था वे व्यापार को बढ़ा करके उसे प्राप्त करने के प्रयास में लग गए। इसी प्रकार वाणिज्यवाद का बहुत तेज़ी से विकास हुआ और अब प्रश्न यह उठता है कि व्यावसायिक क्रांति के क्या परिणाम हुए। पाश्चात्य जगत के इतिहास में होने वाले तमाम महत्वपूर्ण विकास में व्यावसायिक क्रांति का प्रमुख स्थान है। बिना इसके आधुनिक आर्थिक जीवन का पूरा ढांचा ही असंभव था, क्योंकि मध्यकालीन व्यवसाय को स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर से उठाकर विश्व स्तर पर लाकर रखने का कार्य इसी ने किया। इसने रुपए की शक्ति बढ़ाई, लाभ के लिए व्यवसाय प्रारंभ किया, धन संचय की वैधता स्थापित की और उत्पादन तथा व्यापार के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की भावना को जन्म दिया। संक्षेप में उन सभी तत्वों के निर्माण के लिए व्यावसायिक क्रांति ही जिम्मेदार थी जो कि पूंजीवादी राज्य का निर्माण करते हैं। अब मध्यम वर्ग धनी तथा आर्थिक शक्ति संपन्नता से युक्त होने लगा, विश्व का यूरोपीयकरण होने लगा। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रथा का जन्म हो गया कि अन्य महाद्वीपों में यूरोपीय तौर तरीके तथा सभ्यता का विस्तार होने लगा। व्यापारियों, मिशनरियों, औपनिवेशिकों इत्यादि के प्रयत्न के फलस्वरूप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का शीघ्र यूरोपीयकरण हो गया। एशिया में यद्यपि अधिक सफलता तो इस कार्य में नहीं मिली, किंतु फिर भी उसका बीजारोपण हो गया और लोग यूरोपियों की नकल करने लगे अपने रहन-सहन इत्यादि में और अन्य कार्यों में। और अंत में व्यावसायिक क्रांति औद्योगिक क्रांति के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो मित्रों, मैंने आपको व्यावसायिक क्रांति की प्रमुख विशेषताओं को बताने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप इसके ऊपर अपने कमेंट भी अवश्य दें। तो मोटी मोटी बातें जो व्यावसायिक क्रांति से संबंधित हैं, व्यावसायिक क्रांति क्यों हुई, कैसे इसका विस्तार हुआ, व्यावसायिक क्रांति ने किन बातों को जन्म दिया, सब पे हमने चर्चा की। तो आपने वीडियो को ध्यान से